हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। और आज की इस कक्षा में हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। ये केवल शॉर्ट आंसर टाइप में ही नहीं बल्कि शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी आपको मदद करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं कि उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदा जाता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि ये सभी वस्तुएं उपभोग वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, अंतिम वस्तुएं वह वस्तु है जिसका प्रयोग अन्य उत्पादन प्रक्रिया में न होकर अंतिम उपभोग के लिए किया जाता है। यानी इन वस्तुओं का प्रयोग आगे उत्पादन प्रक्रिया में नहीं होता है। यहाँ चित्र में इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। देखिए, अर्धनिर्मित वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादकों के द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जाता है वह मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाय बनाने के लिए चीनी, दूध तथा चाय पत्ती का प्रयोग मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में किया गया है। इसी प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में जो अनिर्मित वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तु बनाने के लिए किया जाता है वह सारी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि विनियोग क्या है या विनियोग किसे कहते हैं। तो देखिए, पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है वह विनियोग कहलाती है। अगला प्रश्न लेते हैं कि स्टॉक तथा प्रवाह में क्या अंतर है। स्टॉक किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापे जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है, जबकि प्रवाह एक ऐसा आर्थिक चर है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। यहाँ पर आप इसको नल और जल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है। देखिए, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों यानी सामान्य निवासियों या गैर निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। देखिए, भारत में एक लेखा वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। देखिए, अगला प्रश्न लेते हैं कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। शुद्ध साधन आय यानी आयात और निर्यात का जो अंतर है उसको हम शुद्ध साधन आय कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वैयक्तिक परियोज्य आय किसे कहते हैं। देखिए, वैयक्तिक परियोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा करों के भुगतान के बाद व्यक्ति के पास बचती है। यानी जो व्यक्ति की आय है उसमें से जो भी उसकी टैक्स हैं या कटौतियां हैं उनको घटाने के बाद जो आय व्यक्ति के पास बचती है वह वैयक्तिक परियोज्य आय कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित, राष्ट्रीय परियोज्य क्या है। राष्ट्रीय परियोज्य आय वह आय है जो देश के निवासियों को सभी स्रोतों से उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। यानी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब हम किसी दूसरी वस्तु को देते हैं तो वह प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 कठिनाइयों को बताइए। तो इसकी 2 कठिनाइयां, नंबर 1 दोहरे संयोग का अभाव, नंबर 2 सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। दोहरा संयोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक संतरा है और वह उसके बदले में एक बर्गर चाहता है, तो उसको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास बर्गर हो और वह उस बर्गर के बदले इस व्यक्ति से संतरा प्राप्त करना चाहे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य बताइए। देखिए, मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। अगला प्रश्न, मुद्रा के 2 गौण कार्य बताइए। तो मुद्रा के 2 गौण कार्य हैं, मूल्य संचय तथा मूल्य का हस्तांतरण।
अगला प्रश्न लेता है कि मुद्रा के दो आकस्मिक कार्य बताइए। तो मुद्रा के दो आकस्मिक कार्य हैं साख का आधार और पूंजी की तरलता या गतिशीलता में सहायक। तरलता का मतलब कैश रूप में रखना, नगद रूप में रखना, और गतिशीलता यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगला प्रश्न लेते हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या है। देखिए, उच्च शक्ति मुद्रा देश की मौद्रिक सत्ता की कुल देयताओं को स्पष्ट करती है। इसमें जनता के पास चलन में करेंसी नोट, सिक्के तथा आरबीआई के पास सरकार एवं व्यापारिक बैंकों की जमाएं शामिल होती हैं। इसको अगर हम सूत्र रूप में देखें तो इस तरह से कह सकते हैं कि H=C+R। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि तरलता जाल क्या है। देखिए, तरलता जाल वह स्थिति है जब ब्याज की दर एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति विनियोग की अपेक्षा धन अपने पास नकदी रूप में रखना पसंद करते हैं। देखिए, इसको यहां हम चित्र में भी देख सकते हैं कि जब ब्याज की दर एक निश्चित दर से नीचे पहुंच जाती है तब उसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने धन को अपने पास सुरक्षित रखना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय उसको विनियोग करने की। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। देखिए, मुद्रा की मांग दो कारणों से की जाती है। नंबर 1, समयवार उद्देश्य, इसके अंतर्गत दैनिक आवश्यकता उद्देश्य और आकस्मिक उद्देश्य होता है। और नंबर 2, सट्टा उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अगला प्रश्न लेते हैं कि साख मुद्रा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, बैंकों तथा आर्थिक संस्थानों के द्वारा साख मुद्रा का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि नगद कोष अनुपात यानी CRR क्या है। देखिए, कुल जमाओं का वह प्रतिशत भाग जो व्यापारिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखना पड़ता है तो उसे हम नगद कोष अनुपात कहते हैं। मान लीजिए कि CRR 4% है और कोई व्यक्ति या बैंक के पास 1000 रुपए जमा हुए हैं तो वह 40 रुपए आरबीआई के पास सुरक्षित रखेगा और बैंक के पास 960 रुपए रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR क्या है। देखिए, जमाओं का ऐसा भाग जो व्यापारिक बैंक को न्यूनतम अपने पास नगद रूप में रखना पड़ता है वह वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। यानी इस पैसे को बैंक को अपने पास नगद रूप में, गोल्ड के रूप में या आरबीआई की सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य बताइए। देखिए, व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से 3 कार्य करते हैं। नंबर 1, जमा स्वीकार करते हैं, ऋण देते हैं तथा साख का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि बैंक दर किसे कहते हैं। देखिए, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती करता है और उन्हें ऋण देता है। यानी वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है। देखिए, प्रभावपूर्ण मांग वह स्थिति है जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं। यानी जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है वह स्थिति प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। यहाँ पर आप इस चित्र में इसको देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन के अनुपात की माप है। यानी उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन की माप को हम उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज ऑफ C बाय चेंज ऑफ Y, यानी उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। अगला प्रश्न लेते हैं कि सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है। इसको हम सूत्र रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि MPS इक्वल टू चेंज ऑफ X बाय चेंज ऑफ Y, यानी बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। अगला प्रश्न लेते हैं कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या अंतर है। देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी MPS तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC,
इन दोनों का योग 1 के बराबर होता है। इसको हम सूत्र रूप में भी ऐसे निकाल सकते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। देखिए एमपीसी हम चेंज ऑफ सी बाय चेंज ऑफ वाई प्लस एमपीएस क्या होता है चेंज ऑफ एक्स बाय चेंज ऑफ वाई। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम चेंज ऑफ सी प्लस चेंज ऑफ एस बाय चेंज ऑफ वाई कर सकते हैं। देखो चेंज ऑफ सी प्लस चेंज ऑफ एस बराबर होता है चेंज ऑफ वाई और चेंज ऑफ वाई बाय चेंज ऑफ वाई बराबर, यानी एमपीसी प्लस एमपीएस का योग 1 के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं कि स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं। देखिए स्वायत्त निवेश से आशय उस निवेश से है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर से स्वतंत्र है। ऐसा निवेश सरकार के द्वारा सामाजिक कल्याण की भावना से किया जाता है। जैसे सरकार के द्वारा सड़कों का निर्माण या कुछ सामाजिक कार्य जो किए जाते हैं उसको हम स्वायत्त निवेश श्रेणी में रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रेरित निवेश से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रेरित निवेश अर्थव्यवस्था में आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश प्रेरित निवेश कहलाता है। यानी अगर हमें इनकम ज्यादा मिल रही है तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। वह स्थिति जिसमें लोग काम करने के योग्य होते हैं और प्रचलित दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं किंतु उन्हें काम नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि पूर्ण रोजगार से आपका समझता है। देखिए पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें सब लोगों को जो काम करने के योग्य हैं तथा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक हों उन्हें काम मिल जाता है, तो वह पूर्ण रोजगार कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि से का बाजार नियम क्या है। देखिए से का बाजार नियम यानी जो अर्थशास्त्री हैं जेबी से, उनका बाजार नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अगला प्रश्न लेते हैं कि बजट से आप क्या समझते हैं। देखिए बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण होता है। देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को वह खत्म हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। देखिए सरकार की वह प्राप्तियां जिन्हें वापस लौटाने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होता है वह राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। इसके अंदर जो है टैक्स आता है और गैर कर आय जो होती है वह राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियों से आप क्या समझते हैं। देखिए पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कर से आप क्या समझते हैं। देखिए कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकारों को परिवारों फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जाती। यानी जब किसी व्यक्ति फर्म या संस्था के द्वारा टैक्स दिया जाता है तो वह एक आवश्यक भुगतान है, इसके बदले में हम किसी भी प्रकार की कोई सुविधा की आशा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या है। देखिए प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसे उसका भार स्वयं ही उठाना पड़ता है, उसे किसी दूसरी व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता। जैसे आयकर जिस व्यक्ति पर लगता है उसे उसका भुगतान स्वयं ही करना पड़ता है। प्रश्न ले लेते हैं कि अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। आरंभ में यह उत्पादक या व्यापारी द्वारा चुकाया जाता है किंतु इसका अंतिम भार क्रेता पर डाल दिया जाता है। जीएसटी इसका उदाहरण है। यानी इस प्रकार का कर व्यापारियों पर लगता है लेकिन व्यापारी उस कर को उपभोक्ताओं से वसूलते हैं। जमा व्यापारी के द्वारा किया जाता है लेकिन उस टैक्स का भुगतान वास्तव में उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि संतुलित बजट क्या है। देखिए जब कुल आय और कुल व्यय बराबर होते हैं तो वह संतुलित बजट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि घाटे का बजट क्या है। कि जब सरकार का कुल व्यय
सरकार की कुल आय से अधिक हो तो वह घाटे का बजट कहलाता है। यानी जब आय कम और खर्च अधिक हो तो वह घाटे का बजट कहलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि राजस्व घाटा क्या है। देखिए, जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम हो तो राजस्व घाटा कहलाता है। यानी जब खर्च तो अधिक हो लेकिन प्राप्तियां कम हो तो वह राजस्व घाटा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए, राजस्व प्राप्तियों तथा अन्य गैर प्रकार की पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिक होना राजकोषीय घाटा कहलाता है। यानी जो ये फिजिकल डेफिसिट, जो हमारा कुल खर्चा हुआ है, अगर हम उसमें से कुल प्राप्तियों को घटा दें तो जो आएगा उसको हम राजकोषीय घाटा कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। देखिए, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है। यानी अगर हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दें तो जो बच के आएगा उसको हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। वह दर जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में विनिमय किया जाता है उसकी विनिमय दर कहलाती है। यानी जिस दर पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में हम विनिमय करते हैं वह विनिमय दर कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि स्थिर विनिमय दर से क्या अभिप्राय है। देखिए, स्थिर विनिमय दर उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दरें पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर रखी जाती हैं। बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए एक निश्चित कीमत निर्धारित कर दी जाती है। अब मांग या पूर्ति की शक्तियां कुछ भी हो, जो देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में उसी ही दर से बदला जाएगा जो दरें निर्धारित कर दी जाती है। तो इस प्रकार की जो विनिमय दर है उसको हम स्थिर विनिमय दर कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, लोचदार या नम्य विनिमय दर से क्या होता है। देखिए, लोचदार विनिमय दर वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और पूर्ति के मूल्यों के अनुसार होती है। अर्थात एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में किस दर से बदला जाए यह मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। प्रश्न लेते हैं कि व्यापार शेष से आप क्या समझते हैं। देखिए, व्यापार शेष का संबंध केवल दृश्य मदों से है। किसी देश की कुल दृश्य निर्यात तथा कुल दृश्य आयात के मूल्यों में जितना अंतर होता है उसे व्यापार शेष कहा जाता है। यानी एक देश का आयात और निर्यात कितना हुआ है, उन दोनों का जो अंतर है उसको हम व्यापार शेष कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं। देखिए, भुगतान शेष एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों के भुगतान का विवरण है। चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न लेते हैं कि व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में क्या अंतर है। देखिए, व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों का लेखा होता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य तथा अदृश्य मदों के अतिरिक्त पूंजी अंतर यानी मनी ट्रांसफर का लेखा भी सम्मिलित होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।